नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज में हम इंग्लिश की चर्चा कर रहे थे और हमने ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा था कि भाई ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, यानी ट्रांसलेशन जो है उसकी मेथड क्या है। और हमने पिछले वीडियो में यह भी चर्चा की थी कि ट्रांसलेशन करने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी या क्या क्या चीजें हमको तैयार होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि ट्रांसलेशन के लिए आपको एक तो सबसे पहली चीज तो आपको पहचान आनी चाहिए कि कोई वाक्य आपके सामने दे रखा है वो किस टेंस का है, तो ये हम पता लगा सकते हैं उसकी पहचान की टेबल से। नंबर 2, हमको पता होना चाहिए कि इसमें जो है किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल आनी चाहिए। नंबर 3, आपकी आवश्यकता पड़ती है आपको मेन वर्ब के प्रयोग के नियम, कि आप कौन सी मेन वर्ब कौन से टेंस में लगाओगे। और एक आपके पास होना चाहिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा आपके जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला कौन से प्रकार के वाक्य के हिसाब से कौन सा जनरल फॉर्मूला आएगा। तो इस प्रकार के ये आपके चीजें हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि नंबर 1 तो हेल्पिंग वर्ब की टेबल, नंबर 2 आपकी पहचान की टेबल, नंबर 3 आपके हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, नंबर 4 आपके मेन वर्ब के प्रयोग के नियम, नंबर 5 आपके जनरल फॉर्मूला। और आपको लास्ट में यानी पिछले वीडियो में बताया गया था कि ट्रांसलेशन करने की जो विधि है या सेंटेंस बनाने की विधि क्या है। तो आपको बताया था सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो, आपका वाक्य बनकर तैयार है। तो इन स्टेप्स को और इन चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो आपको वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, अभी तक हम सारी चीजों को थ्योरेटिकल करते आए हैं, सारी चीजों की हम बात करते आए हैं, लेकिन हमने वाक्य बहुत कम बनाए हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते जब उसका अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां आप किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। और फिर धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर भी चेंज करेंगे। अभी तो आप सिंपल सेंटेंस देखते जा रहे हो, यानी जो साधारण स्तर के हैं, फिर धीरे धीरे हम अलग अर्थ अलग सेंस देने वाले वाक्यों का भी ट्रांसलेशन सीखेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पहली सीढ़ी के बाद ही दूसरी सीढ़ी आती है और दूसरी के बाद तीसरी आती है और तीसरी के बाद चौथी आती है। हम सीधे ही उस पर छलांग लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम गिर जाएंगे। वैसे ही हमारा प्रयास ये है कि आप बिल्कुल निम्न स्तर से निचले स्तर से वाक्य बनाना प्रारंभ करें। छोटे छोटे सेंटेंस से अपन शुरुआत करेंगे और जब आप धीरे धीरे इनको बनाने में सक्षम हो जाएंगे, इसके बाद आपको हम टिपिकल टाइप के सेंटेंस भी बताएंगे जिससे कि आपकी ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत ना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, यदि आपको ट्रांसलेशन आता है, यदि आप अपने विचारों को अंग्रेजी में व्यक्त करना सीख जाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपके सामने कोई भी टॉपिक आता है आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां भी आपको अगर कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप हल कर रहे हैं, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो आप उसका सेंस निकाल पाओगे। ये ट्रांसलेशन आपके कई जगह काम में आने वाला है। तो इसलिए उस हिसाब से आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए और ट्रांसलेशन के आधार पर आप फिर कोई पैराग्राफ लिखने जा रहे हो। सपोज करो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपके दिमाग में आइडियाज तो हैं, आप हिंदी में उसको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है। यदि ट्रांसलेशन आता है तो आप उसको भी लिख पाओगे। यदि आप लेटर लिख रहे हो तो वहां भी आपको ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। और आप ग्रामर में कोई भी चीज हल कर रहे हो, यदि उसका हिंदी अर्थ निकाल पा रहे हो तो आपको फिर ग्रामर में वो क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा। और आप ये भी चेक कर पाओगे कि मैंने जो ग्रामेटिकल आंसर लिखा है या हल किया है वो सही है अथवा नहीं है। इसका सीधा सीधा तरीका ये रहता है कि यदि आपने कोई ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन हल किया है और उसका आंसर जो आप लिख रहे हो, यदि उसका हिंदी अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही है। और यदि हिंदी अर्थ आपको अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदी अर्थ जो है वो सही नहीं है, तो डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई गलती हो रही है, उसको आप चेक करें। तो इसलिए ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल ही आप ये मान के चलिए कि आपके किसी भाषा को सीखने की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसलिए इंग्लिश की अब जो हम ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जा रही हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केवल इस मेथड को सीख जाने से या केवल हेल्पिंग वर्ब की टेबल याद कर लेने से या पहचान की टेबल याद कर लेने से या हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम याद करने से या मेन वर्ब के प्रयोग के नियम याद करने से, जनरल फॉर्मूला याद करने से आप परफेक्ट हो जाओगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है।
आप फिर अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाएं, अपनी तरफ से कोशिश करें। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे बड़ी बाधा फिर एक और आपके सामने आने वाली है, और वो है आपकी डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जहां पर आप अटक जाओगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने पास छोटी कोई डिक्शनरी रखें। आप ऐसा नहीं कि अंग्रेजी की नॉलेज गेन करने के लिए आप गए मार्केट में और बहुत बड़ी डिक्शनरी उठा लाए। प्यारे बच्चों, उसकी आवश्यकता कहीं भी नहीं है। आप छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। आप पॉकेट डिक्शनरी ले आइए, एक छोटी सी डिक्शनरी ले आइए जिसमें जनरल वर्ड आते हैं, और विशेषकर आप वर्ब को ध्यान दीजिए। वर्ब का मतलब क्रियाएं जो होती हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा याद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यदि आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों, आप आराम से एक काम कर सकते हैं कि आपकी बुक में जितनी वर्ब दे रखी हैं आप उनके मीनिंग को निकालने की कोशिश करें। उनके जो वर्ब के फॉर्म है उनको भी याद करने की कोशिश करें। यदि आपको वो कहीं नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपनी डिक्शनरी में देख सकते हैं कि भाई, और आजकल तो आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में हर वर्ड का आपको हर अर्थ भी मिल जाएगा, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, वो ही मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास बहुत बड़ा उपकरण आपका मोबाइल है, उसमें आप टाइप करके तुरंत उसकी वर्ब की फॉर्म निकाल सकते हो। अगर आपको कोई कठिन शब्द लग रहा है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल सकते हो। फिर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, और डेफिनेटली आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे और धीरे धीरे आप अंग्रेजी में परफेक्ट होते चले जाओगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज में परफेक्शन प्राप्त करना इतना इजी काम नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि आप हाथों हाथ उस काम को कर लोगे। इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसके पीछे लग जाते हैं, यदि आप उसमें लगातार प्रयास करते हैं, आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी। डेफिनेटली आप अंग्रेजी में काफी कुछ सीख जाओगे। तो प्यारे बच्चों, ये बातें इसलिए बताना जरूरी थी कि अभी आपको यही समस्याएं कुछ दिनों बाद आने वाली हैं, क्योंकि आप वाक्य को अनुवाद करोगे तो कहीं पर कोई शब्द आपको परेशान करेगा, कहीं पर आपको वर्ब नहीं आएगी। तो आप सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है कि या तो आप कोई डिक्शनरी रखिए, और डिक्शनरी तो आपके पास होना ही चाहिए। डिक्शनरी के साथ साथ आप कोई आप जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आजकल ऐसे ऐप चल गए हैं कि आप हिंदी का कोई वर्ड टाइप करते हो, इंग्लिश में आ जाता है उसका ट्रांसलेशन, और नहीं तो सीधे सीधे गूगल पर आप टाइप कीजिए तो आपको वो उसका अर्थ मिल जाएगा और उसकी वर्ब की फॉर्म भी मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का मदद लीजिए, डिक्शनरी की मदद लीजिए, तो आपको फिर ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन कैसे करें। यानी आपको अब हम एक एक उदाहरण लेंगे, एक एक वाक्य लेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि हम ट्रांसलेशन कैसे करें। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो विधि बताई गई उसके अनुसार चलना है, तो आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए बस दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है पहचान की टेबल, वही आपकी पुरानी पहचान, यानी आप इससे बहुत पुरानी पहचान कर चुके हो। नंबर 2 आपका हेल्पिंग वर्ब की टेबल, नंबर 3 आपकी हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, और नंबर 4 आपके मेन वर्ब के प्रयोग के नियम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस बनाने की विधि लिखी हुई है, यानी ट्रांसलेशन की विधि लिखी हुई है। सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो, आपका वाक्य बनकर तैयार है। प्यारे बच्चों, अब तो ये आपको याद हो गई होगी, इसलिए हम इसको अब साफ कर रहे हैं और एक वाक्य ले रहे हैं छोटा सा, उससे हम अपनी ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे आप शब्दों को सीखें। जितना जितना ज्यादा आप नए नए शब्दों को इस्तेमाल करोगे, उनसे आप रूबरू होते चले जाओगे, वो आपके लिए नए नहीं रहेंगे फिर धीरे धीरे, और आपकी धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी, उतनी उस सब्जेक्ट में या उस भाषा में आपकी पकड़ बन जाएगी। प्यारे बच्चों, देखिए एक वाक्य लेते हैं, जैसे सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, बिल्कुल, वह जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, वह जा रहा है। इसको हमको ट्रांसलेट करना है। देखिए, वह जा रहा है, तो हमारी जो सेंटेंस बनाने की विधि है उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले टेंस को पहचानो। विधि क्या कहती है? सबसे पहले टेंस को पहचानो। देखिए, मैं शॉर्ट में उसको लिख देता हूं, यहाँ पर शॉर्ट में आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले टेंस को पहचानना है, फिर आपको सेंटेंस लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूला के अनुसार आपको अंग्रेजी अनुवाद करना है, और अंग्रेजी अनुवाद के बाद आपका वाक्य बनकर तैयार है।
ये आपके लिए थोड़ा याददाश्त के लिए मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना आए, क्योंकि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप, नंबर 4 स्टेप और नंबर 5 स्टेप। इस तरह से आपकी ये 5 स्टेप है प्यारे बच्चों सेंटेंस बनाने की। आपको हम काफी रिवाइज कर चुके हैं। आइए दोस्तों इस वाक्य को बनाते हैं। वह जा रहा है। देखिए सबसे पहले टेंस को पहचानो। नंबर 1 स्टेप क्या है? सबसे पहले टेंस को पहचानो। तो टेंस को पहचानने के लिए प्यारे बच्चों हम पहचान की टेबल में जाएंगे। देखिए हमने बोर्ड पर ये सारी चीजें लिखी हैं, बोर्ड पर ये सारी चीजें लिखी हैं। इससे लिखने का कारण ये है कि आप समझ पाए उस प्रोसीजर को जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आपने उस बार प्रोसीजर को समझ लिया प्यारे बच्चों, सेंटेंस बनाना या ट्रांसलेशन करना ज्यादा कठिन काम नहीं है। तो आपसे क्या कह रही विधि? सबसे पहले टेंस को पहचानो। तो प्यारे बच्चों टेंस को पहचानने के लिए आप पहचान की टेबल में जाएंगे। जा रहा है, वाक्य के अंत के शब्द को देखेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं। प्यारे बच्चों रहा है, रही है, रहे, यहां रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये कौन सा टेंस हो गया प्यारे बच्चों? आप लिख लेंगे यहां पर अपनी याददाश्त के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर आप देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस के प्रकार को जानो। प्यारे बच्चों साधारण सा यदि वाक्य हो तो अफर्मेटिव है, यदि उसमें नहीं शब्द आया तो वो नेगेटिव है, यदि इसमें कोई प्रश्न पूछा गया तो इंट्रोगेटिव है, यदि इसमें कोई प्रश्न ही पूछा गया और नहीं भी आया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यदि उसमें कोई शुभकामना दी गई है, यदि उसमें कोई किसी व्यक्ति को विशिंग दी गई है, यदि कोई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अभिवादन किए गए हैं तो निश्चित रूप से वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यदि किसी वाक्य में सबसे पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यदि उसमें सबसे पहले डोंट दे रखा है, यदि उसमें सबसे पहले प्लीज या काइंडली दे रखा है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। या प्यारे बच्चों यो भी समझ सकते हैं, यदि किसी वाक्य में कोई आदेश दिया गया है, कोई निवेदन किया गया है या कोई मनाही की गई है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और यदि किसी वाक्य में खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया गया है तो निश्चित रूप से वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस प्रकार से वाक्य के जो 7 प्रकार होते हैं तो आपको सेंस देखना है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसी प्रकार से उसका डिसीजन करना है। प्यारे बच्चों वैसे ज्यादातर 4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि साधारण सा वाक्य है तो अफर्मेटिव है, यदि इसमें नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव है, यदि इसमें प्रश्न पूछा गया तो इंट्रोगेटिव है, और अगर उसमें प्रश्न ही पूछा गया और नहीं शब्द भी आ जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। प्यारे बच्चों ये साधारण सा वाक्य है यानी अफर्मेटिव है, इसलिए हम लिख देंगे अफर्मेटिव। तो नंबर 1 स्टेप आपकी सबसे पहले टेंस को पहचानो। नंबर 2 आपके सेंटेंस के प्रकार को जानो। नंबर 3 आपका सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो प्यारे बच्चों ये अफर्मेटिव है, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद देखिए फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। नंबर 1 स्टेप हमने लिख दी है, नंबर 2 स्टेप हमने लिख दी है, नंबर 3 लिख दिया और नंबर 4 हम करने जा रहे हैं फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। देखिए बच्चों फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रखा वह। तो प्यारे बच्चों वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा हुआ होगा साहब ये कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो वह को ना जानते हो। तो प्यारे बच्चों आपको प्रोनाउन की टेबल लिखवाई है, उसमें लिखवाया है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट्स, इट। उसमें आपको हिंदी अर्थ बताए गए हैं। जैसे आई, माई, मी का मतलब मैं, मेरा, मुझे। वी, अवर, अस का मतलब हम, हमारा, हमें। यू, योर, यू का मतलब तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो प्यारे बच्चों वो प्रोनाउन की टेबल बहुत इंपोर्टेंट है, वो आपके कई जगह काम में आने वाली है। आपको बताया था, पहले ही बताया था कि वो आपके ट्रांसलेशन में मदद करेगी, वो आपके एक्टिव से पैसिव हल करने में मदद करेगी, वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हल करने में मदद करेगी। इसलिए प्यारे बच्चों उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखिए आपको पता है कि वह को क्या बोलते हैं? ही। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। अब बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके ट्रांसलेशन आप करते हैं तो उसमें बस 2 ही मेन चीजें होती है, एक तो उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब और एक उसकी मेन वर्ब। प्यारे बच्चों हेल्पिंग और मेन वर्ब का डिसीजन होता है उस टेंस से, उसके टेंस से उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता लगता है। ये आपको देखिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब का पता लगाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाएंगे। ये लिख रही है आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल और उसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब की टेबल में बता रखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है? इज, एम, आर। क्या आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है? इज, एम, आर। तो आप यहां पर अपने रब बारक में लिख लेंगे इज, एम और आर। इज, एम और आर। अब देखिए दूसरी नंबर पे ये पता लगा लेते हैं क्या लगेगा? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब लगाने से पहले देखिए मेन वर्ब के प्रयोग के नियम दे रखा है
इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूस में फोर्थ। प्यारे बच्चों कंटिन्यूस में क्या आता है? फोर्थ। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए इसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? चौथी फॉर्म आएगी। क्रिया की चौथी फॉर्म में जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखिए ही सी, अब देखिए दो चीजों का हमने पता लगा लिया, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम भी लिखेंगे, देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम यहाँ लिखे हुए हैं। ही सी इट एक वचन के साथ, हैज डज इज बाय लगता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ही सी इट एक वचन के साथ, हैज डज इज बाय लगता है। क्या चीज आ रही? देखो इज हमारे में से क्या आ रहा है? इज आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? इज लगा देंगे। फिर देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब क्रिया की चौथी फॉर्म। तो देखिए जाना, जाना को क्या बोलते हैं? गो, गो की चौथी फॉर्म गोइंग। और इसके बाद कोई शब्द आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आप फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका वाक्य बनकर तैयार है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये स्टेप अपनानी है, आपका वाक्य बड़े आसानी से बन जाएगा। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं आगे। ये जो मेथड है वो थोड़ा सा इधर डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, इसलिए मेथड को हम बोलते रहेंगे बीच बीच में। इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि इससे आपको ये जो लिखा हुआ है उसमें अस्पष्टता आ रही है, और वहां पर अस्पष्टता आ जाती है तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमको 4 चीजों की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब की टेबल, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब की टेबल देखिए, पहचान की टेबल ये यहां तक है। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम है, ये आपके मेन वर्ब के प्रयोग के नियम है। प्यारे बच्चों इनसे आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू हैं। इनके लिए अलग अलग वीडियो आपके सामने लेके आए थे और आपको ये सब याद है, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला वाक्य लेते हैं। प्यारे बच्चों एक वाक्य है, वह एक आम खा चुका है। देखिए सबसे पहले टेंस को पहचानो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले टेंस को पहचानो। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के एंड में जाते हैं। क्या रखा है? चुका है, चुकी है, चुकी है। प्यारे बच्चों पहचान की टेबल में जाइए। चुका है, चुकी है, चुकी है का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। आपको टेबल बता रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखिए सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर नंबर 2 पे लिखा हुआ है सेंटेंस के प्रकार को जानो। प्यारे बच्चों ये साधारण सा वाक्य है, इसलिए आप यहां पर लिख देंगे अफर्मेटिव। फिर नंबर 3 है आपका सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। प्यारे बच्चों सेंटेंस का प्रकार अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको फॉर्मूला लिखा हो गया आपका। अब चौथी स्टेप ये है कि आप फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद लिखो। तो देखिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला जैसे कहता जा रहा है वैसे करते चलिए। देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये 2 चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी रहता है। हमेशा जब भी आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं 2 चीजों को पहले ही आप रफ में लिख लीजिए। एक तो आपकी उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब और एक उसकी मेन वर्ब। प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले देखिए यहां पर देखो टेंस कौन सा है? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिसीजन उसका टेंस ही करता है। टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले देखिए टेंस आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए। हेल्पिंग वर्ब की टेबल यहां पर है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव। तो आप अपनी याददाश्त के लिए इधर आप रफ में लिख सकते हैं हैज या हैव। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब देखिए परफेक्ट। परफेक्ट चाहे कोई भी उसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये आपके मेन वर्ब के प्रयोग के नियम लिखे हुए हैं। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड आएगी, तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों अब इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह को क्या बोलेंगे इसमें? ही। इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखो जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आपको ये तो पता है कि हैज या हैव लगाना है, लेकिन हैज में से किसको लगाना है इसको पता लगाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम में जाइए। लिखा हुआ है ही सी इट एक वचन के साथ हैज डज इज बाय लगता है। तो प्यारे बच्चों देखो क्या आ रहा है? हैज आ रहा है, क्योंकि ही के साथ आपको क्या लगाना है? हैज लगाना है, इसलिए आपने लगा दिया ही के साथ हैज। फिर देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म। आप खाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईट बोलते हैं। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों
ऑब्जेक्ट के लिए देखिए खाना, सॉरी इसमें आम दे रखा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आम को क्या बोलते हैं? मैंगो, ए मैंगो। और इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका वाक्य बनकर तैयार है। आप इसे कहीं पेश कर सकते हो। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं तो वाक्य बनाना बहुत आसान है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स बताने की कोशिश की। अब एक ही वीडियो में सारी चीजों को बताना संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज में आपको स्टेप बाय स्टेप उदाहरण देते रहेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।